मित्रांनो नमस्कार, तुम्ही पाहताय ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल। तर मंडळी मी आता आहे श्रीनगरमध्ये। तर आपल्याला हे सर भेटले, त्यांच्या 100 शेळ्या आहेत बोर जातीच्या। तर त्यांनी कशा सुरू केल्या आपण त्यांच्याविषयी, जर बोर जाती तुम्हाला शेळीपालन करायचं असेल तर त्याविषयी अधिक माहिती आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे बघा। आणि ह्यांनी जी आता सुरुवात केली ही त्यांच्या पहिल्या शेळ्या आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। तर ये क्या आपने स्टार्ट किया है वो नहीं है? ये सर हमारे सबसे पहले लॉट के एनिमल्स हैं। यही बड़े एनिमल्स हैं, लगभग इस टाइम 7 to 8 ईयर्स की एज में, 7 से 8 साल के एज में हो गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हमने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितने एनिमल्स हैं। अभी 100+ एनिमल्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम बोर पे ही काम कर रहे हैं और किसी ब्रीड पे हमने काम नहीं किया। और उसके जो रीज़न्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं बोर पे ही काम करूँगा। तो अभी ऑलमोस्ट 6 साल हमें यहाँ पे काम करते हुए हो गए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। बहुत अच्छा बिजनेस हमारा चला है और बाकी आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं। तर आता आपण ह्याने सांगितले की जे शेळ्या आहेत त्या शेळ्या ज्या आहेत त्यांची सुरुवातीच्या शेळ्या आहेत, त्यांनी सुरुवातीच्या शेळ्यापासून केल्या आणि त्यानंतर तिकडे जे बाकीच्या शेळ्या तयार झाल्या। तर आता आपण पुढचे व्हिडिओ हा असा कंटिन्यू बघा। आपण ऑफिसमध्ये जाऊन त्यांच्या मुलाखत घेऊ। पूर्ण सगळी तुम्हाला यामधून बोर शेळीपालन जर करायचं असेल तर संपूर्ण चांगली माहिती भेटेल। हा व्हिडिओ कंटिन्यू करा। तर शेतकरी मित्रांनो, यांच्या ऑफिसमध्ये आपण आलोय। या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊया बोर शेळीविषयीचं कसं संगोपन केलं पाहिजे आणि त्याच्याविषयी संपूर्ण माहिती। आता ह्यांना इकडं हिंदी येते, मराठी येत नाही, त्यामुळे आपण त्यांच्याकडून हिंदीमध्ये जाणून घेऊया। तर आपण आता मगाशी सांगितलं होतं की श्रीगंगानगर म्हणजे आपल्याकडे ते शब्द गेला होता चुकून। तर श्रीगंगानगरमध्ये आहे आपण, म्हणजे पाकिस्तान बॉर्डरच्या जवळच आहे। आणि इथं बोर शेळीचा 100 शेळ्यांचा फार्म आहे। तर त्यांचे ओनर हे आहेत। तर आपण अजून माहिती त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर। जनरली हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं, आज महाराष्ट्र से कोई आया तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो एग्जैक्टली यहाँ का आपका एड्रेस बताओ थोड़ा। ये सर राजस्थान स्टेट के अंदर श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। तो स्पेशली मतलब मेनली जो सिटी है श्रीगंगानगर, वहीं पे हम लोकेटेड हैं, एग्जैक्टली इन द सिटी। ओके, ये बिजनेस आप कब से कर रहे हैं? 2018 ऑनवर्ड्स, 6 साल हो गए हैं सर। 7th ईयर चल रहा है हमारा। अरे फैमिली बिजनेस है आप उसमें? नहीं सर, फैमिली बिजनेस नहीं है। मैं अगर एजुकेशन वाइज बात करूं तो मेरी सारी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई है। मैंने MBA किया हुआ है फाइनेंस और मार्केटिंग में। तो इससे पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब्स में रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ बिजनेस हैं मेरे, लेकिन नेचर से थोड़ा प्यार था और उससे रिलेटेड कुछ काम करने का मन था। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता करी, फिशरीज़ के बारे में भी सोचा था। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा वेदर है राजस्थान में, श्रीगंगानगर में, ये ड्राई वेदर है। तो गोट्स जो हैं वो ड्राई वेदर के लिए सबसे अच्छे एनिमल्स हैं। तो इसीलिए गोट्स के ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया पहले, लगभग 1 साल के आसपास स्टडी किया, 1-1.5 साल। फिर फाइनली मतलब 2016 में स्टार्ट कर दिया था इसके बारे में पता करना। 18 में आके डिसीजन लिया कि करेंगे और बोर पे करेंगे। मुझे तो लगता है कि इस इलाके में आपका ही ऐसा है फार्म। सर फार्म तो अभी क्या है कि 2018 में जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हम लोग ने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। एज इन हम एनिमल्स लाए थे और हमने सराउंडिंग एरिया में लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एनिमल सेल कर दिए, जिसमें हम बायबैक के एग्रीमेंट करते थे। तो उससे अभी सराउंडिंग में 20-25 फार्म्स हमारे साथ ही कनेक्टेड हैं जो लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, बट हाँ नंबर ऑफ एनिमल्स पे अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा फार्म मेरी नॉलेज में नॉर्थ इंडिया में हमारे पास ही है। ओके, अब आपने बोर ही क्यों सिलेक्ट किया? मतलब इधर राजस्थान में तो बीटल और बहुत नस्ल की बकरियां पाली जाती है। हाँ, राजस्थान की अगर बेसिकली बात करें, राजस्थान में तो हमारे 2 ब्रीड ज्यादा फेमस हैं, सोजत और सिरोही। और बीटल जो है वो पंजाब की ब्रीड है। उसको अमृतसरी या पंजाबी बकरे भी कहा जाता है। तो पता तो सबके लिए किया था। जब गोट फार्मिंग पे डिसीजन लिया तो पता तो सारी ब्रीड्स के बारे में किया। बर्बरी भी देखी मथुरा जाके, और आसपास के जितने फार्म्स थे देखे। फिर पता करते हुए किसी ने बताया कि बोर नाम की ब्रीड है जो अफ्रीकन ब्रीड है और उसकी इंडिया में अवेलेबिलिटी भी है। तो पुणे में फल्टन, पुणे के पास में जो फल्टन जगह है, वहाँ पर निमकर के नाम से एक बहुत बड़ा फार्म है। उन्होंने ही, वो पाइनियर्स हैं इसके, उन्होंने इस ब्रीड को इंडिया में लेके आए थे आई गेस 1992 में। तो
किसी ने बताया, वहाँ देखने के लिए गए, तो बाकी ब्रीड्स भी देख चुके थे, इस ब्रीड को देखा तो मुझे एक पॉजिटिव फील आया। फिर एक साल ऑलमोस्ट 2-3 चक्कर हमने लगाए वहाँ के, देखा आसपास के छोटे फार्मर्स, बड़े फार्मर्स, सबसे मिले। और जब थोड़ी स्टडी करी इसके इस सब्जेक्ट पे तो पता लगा कि इनका जो फीड कन्वर्जन रेशियो है, FCR है, वो बहुत अच्छा है। तो हम बेसिकली जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट जिस पे निकले वही बेटर है। तो उसमें ये एडवांटेज था। और क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की ब्रीड है तो जो एटमॉस्फेयर साउथ अफ्रीका में वही हमारे राजस्थान में है, तो मैं इस चीज के लिए तो श्योर था कि हमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये सर्वाइव यहाँ करेगी कि नहीं। तो और भी बहुत सारी चीजें पता करी। मैं छोटे एनिमल्स पे काम नहीं करना चाहता था, छोटा एज एन बर्बरी जैसी ब्रीड पे, क्योंकि जगह का थोड़ा कंस्ट्रेंट था। आपको एक पर्टिकुलर फिगर्स जब आप देखते हो अमाउंट का, तो जब आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्वालिटी पे काम कर लोगे या क्वांटिटी पे बात करोगे। तो क्वांटिटी के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी कम थी क्योंकि जगह का थोड़ा इशू था। और ये जगह जहाँ पे हमारा फार्म है ये हमने पहले से ही परचेज की हुई थी, तो मैं यहीं पे बिजनेस करना चाहता था। तो बोर मुझे लगा कि 500 बर्बरी रखने से बेटर है मैं 100 बोर्स रख के उतना अमाउंट अर्न कर लूँ। तो ये भी एक रीजन था। फिर ये ब्रीड बहुत शांत है, मतलब एग्रेसिव नहीं है, बहुत इजीली पल जाती है। स्टॉल फीडिंग में इससे अच्छा एनिमल कोई भी नहीं है। मैं स्टॉल फीडिंग के बहुत सारे फार्म्स देखे हैं, विजिट किए हैं। जैसे आप बात कर रहे थे बीटल बहुत फेमस है, पर बीटल में जो मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मेरी नॉलेज के हिसाब से जितने फार्म्स मैंने देखे हैं स्टॉल फीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और इनका एक्सपेंस स्टॉल फीडिंग में काफी ज्यादा हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली बीटल का जो डेली एक्सपेंस है हमारे एरिया के हिसाब से अगर मैं देखूं फीडिंग कॉस्ट तो 50 रुपीज के आसपास पर डे पर एनिमल। और यहीं अगर मैं कंपेयर करता हूं बोर्ड से तो वो 22-23 रुपीज आज की डेट में मेरी कॉस्टिंग आ रही है पर डे एवरीथिंग इंक्लूडेड, जिसके अंदर मैं अपना ड्राई फॉडर और अपना कॉन्सेंट्रेटेड फीड और हरा चारा वगैरह सब इंक्लूड करके बता रहा हूँ। 22-25 रुपीज वेरी करता है एज पर सीजन। तो ये कॉस्ट आती है। तो 50% का डिफरेंस था, यानी बीटल में डबल लग रहा था। और वेट कैटेगरी की बात करें तो एक मैच्योर बीटल और मैच्योर बोर में बोर शायद हेवियर साइड पे हो सकता है, हल्के पे नहीं होगा। आपने देखे हैं अभी मैच्योर एनिमल्स जो हैं वो आई गेस सब 65-70 कैटेगरी की अंदर हैं जो बड़े हो चुके हैं। तो वेट कैटेगरी में बीटल से कहीं भी कम नहीं थी। स्टॉल फीडिंग में बहुत अच्छा एनिमल था, तो मेरे लिए सारे बॉक्सेस टिक होते थे, तो इसलिए मैंने बोर पे काम किया। बट जैसा मैंने आपको बताया हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो बोर यहाँ पे आसपास कोई जानता भी नहीं था, मैं भी पर्सनली नहीं जानता था। ऑल्दो मैं ज्यादातर बकरियों के बारे में नहीं जानता था क्योंकि मैं लाइफ वैसी देखी नहीं थी। तो बोर के बारे में तो नॉर्थ इंडिया में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो यही डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बिजनेस करेंगे, जिससे कि एक जो बाकी लोग भी इस ब्रीडिंग में आना चाहते हैं उनको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब हम बोर के एनिमल पे ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उनके बच्चों को सेल करने की प्रॉब्लम उनकी खत्म होगी। मुझे ये बताना कि आप स्टार्टिंग में आपको ये पता नहीं था बकरी के बारे में सब कुछ, उसमें क्या दिक्कत आई जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब? सर प्रॉब्लम मैं कहूँगा बहुत ज्यादा नहीं आई, थोड़ी आई। थोड़ी इसलिए आई क्योंकि इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं देखा था कभी। तो बेसिकली बकरी पालने में प्रॉब्लम नहीं आई, बकरी पालने के लाइफस्टाइल में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। और मैंने शुरू दिन से ये डिसाइड किया था कि मैं इसको एक नॉर्मल बकरी पालक बन के काम नहीं करूंगा, इसको एक बिजनेस कैटेगरी में लेके आऊंगा, ताकि हर इंडिविजुअल जो यंगस्टर है या जो थोड़े बड़े भी हैं और वो चाहते हैं कि एक बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, एक पीसफुल बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो वो इसको एज बिजनेस देखना शुरू करें। तो अभी काफी लोग मेरे से मिलते हैं और उनके थॉट्स भी चेंज हुए हैं बकरी पालन को लेके। अब हमारे आसपास बहुत अच्छे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी रिटायर होने के बाद, और इवन जो वर्किंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या इवन कुछ डॉक्टर्स भी मुझसे कनेक्टेड हैं, तो सब तरह के लोग अब इसमें आने लगे हैं। और MBA हैं मेरे साथ के ही, मेरे एक कलीग थे, उनके पास भी एनिमल्स हैं, बोर के ही हमने उनको दिए थे और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा अर्न किया है। अभी इसके लिए आपने जो फार्म बनाया पूरा, उसके लिए कितना जगह लगाया? जगह सर ये अगर मैं स्क्वायर फुट में बात करूं तो 100 फीट बाय 225 फीट 22,500 स्क्वायर फीट का ओवरऑल एरिया है, जिसमें से फार्म में हमने यूज किया हुआ है जो शेड एरिया है वो तो 35 बाय 60 है। अगर मैं ब्रीडिंग के सेटअप के लिए बात करूं तो ये लगभग 60-70 एनिमल्स का है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करता हूं तो मेरा मोस्टली ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो उसके हिसाब से मेरे यहाँ पे 100 एनिमल्स के राउंड में रख सकता हूँ स्टॉक। और दोनों साइड हमने ओपन एरिया दिया हुआ है, स्टॉल फीडिंग तो है ही अंदर, उसके अलावा ओपन एरिया है तो वो साइड्स में दिया हुआ है। और तो जो टोटल एरिया मैं गोट फार्मिंग के लिए यूज कर रहा हूँ वो है समवेयर अराउंड 70 बाय 90, 70 बाय 100।
और अभी भी उसका काम चल रहा है ना, पूरा नहीं हुआ? हाँ, वो अभी जो आपने देखा कंस्ट्रक्शन चल रही है वो गोट फार्मिंग के लिए नहीं है। अभी हमने रिसेंटली एक हॉर्स परचेज किया है, मारवाड़ी नस्ल की एक मेयर हमने ली है, तो उसके लिए वो रूम डेवलप हो रहा है। उसके साथ मतलब डॉग और आप? डॉग लवर मैं शुरू से ही हूँ, बचपन से ही डॉग्स रहे हैं घर पे। और यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से भी रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे अभी एक पेयर है हमारे पास जर्मन शेपर्ड्स का। उनके आगे बच्चे आ जाते हैं, कुछ हम गिफ्ट कर देते हैं, कुछ हम सेल कर देते हैं, कुछ रिटेन कर लेते हैं। तो डॉग लवर मैं हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि कोई इंडिविजुअल अच्छे से इसको रखना चाहता है, मैं उसको गिफ्ट भी कर देता हूँ कि आप ले जाइए। और क्या इधर उसका क्या रेट रहता है डॉग का? जर्मन शेपर्ड जनरली सर स्टार्ट हो जाता है, अच्छा जर्मन शेपर्ड, अच्छा मतलब ठीक जर्मन शेपर्ड 10,000 ऑनवर्ड्स, 10,000 रुपए का। ओके। अभी जो आपने बकरी या संभाली है उसका यूज किया, तो उसका सेल परचेस कैसे करते हो, मार्केटिंग कैसा किया है? सर मार्केटिंग मोस्टली तो वर्ड ऑफ माउथ है, मतलब जो लोग हमसे इनिशियली हमारे नोन थे उनको हमने समझाया, वो इस बिजनेस में आए, फिर उनको अच्छा बिजनेस फील हुआ तो उन्होंने आगे बहुत सारे लोगों को जोड़ा। और कुछ आपके जैसे यूट्यूबर भाई थे वो भी आए, उन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, तो लोगों तक हमारी ब्रीड और हमारे बिजनेस के बारे में पता लगा। एक चैनल मैंने अपना भी क्रिएट कर लिया कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो ऑल इन ऑल ये है कि इनिशियल फेज थोड़ा सा लगता था कि लोगों को हमें पुश करना पड़ता था कि वो इस ब्रीड की तरफ आएँ, बट ग्रेजुअली लोग जो हैं वो अब इसके बारे में जान चुके हैं, तो अब उतना एफर्ट नहीं लगता है। और शुरू में जब जैसे आपको मैंने बड़ी बकरी दिखाई है, वो 1-1 लाख रुपए की भी थी उस टाइम महाराष्ट्र में, बहुत एक्सपेंसिव मिलती थी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हमें वहां से लेनी थी। लेकिन हम धीरे 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 करके अब इसको काफी ठीक लेवल पे ले आए हैं, मतलब अभी 20-25 हज़ार रुपए में हम बच्चा दे देते हैं, बच्चा एज इन जो 20-25 kg का है, जो इजीली मेंटेन कर सकता है कोई। और हमारा टारगेट है कि हम आने वाले टाइम में इसको एक ऐसे प्राइस पे ले आए कि कोई भी बकरी से जब कंपैरिजन हो तो प्राइस में तो हम इक्वलेंट ही हो, कम नहीं हो, ज्यादा नहीं हो, क्वालिटी में हम उनसे बहुत बेटर हो। तो यही हमारा टारगेट है आने वाले 5 साल का, जो प्लान लेके चल रहे हैं वो यही है कि हम इसको एक ऐसे प्राइस रेंज में ले आए कि हर आदमी की बकरी यहाँ पे भी बन सके। अभी ये बकरे का जब लेते तो उसका यूज किस लिए किया जा सकता है? सर हम लोग तो मोस्टली ब्रीडिंग पे ही काम कर रहे हैं पिछले 6 साल से। कटिंग मार्केट में हमने कोई काम नहीं किया है, ना हम बकरी ईद के लिए कोई माल तैयार करते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो मेल आते हैं, उनको देसी बकरियों पे ब्रीडिंग के लिए यूज करने के लिए ले जाते हैं। ओके। तो उससे उनको एडवांटेज हो जाता है कि जो देसी बकरियों के बच्चे आते हैं वो थोड़े हैवी वेट में आने लग जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो यही अभी हमारा बिजनेस प्लान है कि हम ब्रीडिंग में, बेसिकली हमारा बिजनेस है फीमेल्स पे। ओके। बुल वगैरह ब्रीडिंग के लिए रखा नहीं है? हाँ नहीं, अभी मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिंग का सिस्टम है, तो अभी यहाँ पे बुल नहीं रहेगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम हर बार हर एक बैच में इनमें से कोई भी जेनेटिक्स हम रिपीट नहीं करेंगे, सो दैट इन ब्रीडिंग नाउ। तो महाराष्ट्र से ही हम जो इंपोर्ट की अभी वहां पे कह देते हैं लोग एनिमल्स आए हैं, उनके आगे सेकंड थर्ड जनरेशन के जो किड्स हैं उनको हम लाते हैं और उनको ब्रीडिंग में यूज कर रहे हैं। बट अभी रिसेंटली हमने भी कोशिश करी हुई है कि हमारे पास भी सीधा साउथ अफ्रीका से एक अच्छा मेल, 3-4 अच्छे मेल मंगा लें, ऑल्दो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बट क्योंकि बिजनेस हम लॉन्ग टर्म में ही करना चाहते हैं तो हम उस पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाँ जी। और क्या रेंज से मिल सकते हैं मतलब? सर डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल यू आर लुकिंग फॉर। अगर आप थोड़ा सा हायर एंड, मतलब अगर अफ्रीका में भी आप चैंपियन लाइन का एनिमल लेते हैं तो अफ्रीकन करेंसी में आपको 5 लाख में भी मिल सकता, मतलब इंडियन करेंसी में अफ्रीका जाएं तो 5 लाख में भी मिल सकता है, बाकी उसके चार्जेस यहाँ तक लाने के लग जाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं इंडिया में पहुंचने पे 5-6 लाख से लेके 15-20 लाख तक का आप एनिमल ले सकते हो, वो चूज कर सकते हो आप वहां जाके ब्रीडिंग के लिए अच्छा मेल। जी। ओके। तो कुछ लोग बोलते हैं इसमें इतना कमाया, कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब पे, या कुछ किसान ऐसे बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है इस बकरी पालन से कितना कमा जा सकता है? जो नए करने वाले हैं या कोई किसान करने वाला है तो उसने क्या केयर लेना चाहिए, उसको कितना कमा? केयर तो एक सजेशन है सबसे पहला, अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स में जाना चाहते हैं, आपको लगता है छोटे टाइम में ही बहुत इनकम ले लूं, तो आप शायद शॉर्ट टर्म के ही बिजनेसमैन रह जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस देखते हैं जिसको आप पूरी उम्र चला सकें और आपके आगे आने वाले लोग भी चला सकें, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं कि इसमें 1 साल में सारा पैसा पूरा हो जाता है, वापस आ जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में और मेरी नॉलेज में ऐसे लोग नहीं है। ये एक पेशेंस का बिजनेस है। अगर आप एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI देखोगे इसका, तो 35 to 40% आपको ROI इसमें मिल जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 35-40% अगर आप अच्छी ब्रीडिंग करते हो, अच्छा बिजनेस करते हो तो आप ले लेते हो, बट वो एक मैक्सिमम रेंज पे आ जाता है। बहुत अच्छा कर लेते हो तो 50%। 100% 1 साल में, वो भी फर्स्ट ईयर में कमाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो बकरी है जब वो पहली बार
प्रेग्नेंट होगी, बच्चा देगी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक बच्चा देगी। राइट। तो आप ये देखिए कि अगर आपने लेट्स से 25-30 हजार की भी बकरी ली, उसके पास आपने उसको प्रेग्नेंट भी ले आए, 3-4 महीने आपने रखा, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 3-4 महीने का हुआ, तभी सेल करेंगे, तो 7 महीने 8 महीने का टाइम आपका निकल गया। 7-8 महीने बाद आप उस बच्चे को सेल करते हो, एक बच्चा आया तो आप 10,000 में सेल कर देते हो उसको, लेट्स से फॉर एग्जांपल 25,000-30,000 की बकरी का 10,000 का बच्चा आपने सेल कर दिया, लेकिन उस 7-8 महीने में उस बकरी पे भी तो आपने खर्चा किया, 3-4 हजार का वो खर्चा भी है, तो आपका प्रॉफिट 20-25 हजार पे 6-7 हजार का ही है। राइट राइट। 20-25 हजार वापस नहीं आते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि आप ऑलमोस्ट 1 साल में अपने पैसे डबल कर लेते हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बोलने से आप नए लोगों को शायद गुमराह कर रहे हैं, यानी वो डायरेक्शन जो जा रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस वजह से इस बोर को बदनाम हो रही है। बोर क्या, कोई भी अगर आप गोट फार्मिंग देखेंगे 2-3 साल में बंद होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी थॉट प्रोसेस तो थी कि हम 1.5 साल में तो अपने पैसे पूरे कर लेंगे, उसके बाद हमारी इनकम है। 2-3 साल लगते हैं सर बिजनेस को स्टेबल होने में, एस्टैब्लिश होने में। 1 साल तो हमें समझने में लग जाता है कि हम एक नया जानवर अपने पास लाएं, इसको कैसे पालेंगे, तो उसको समझने में ही टाइम लगता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और दूसरी चीज मैंने देखा है कि लोग लोन करवा के, बड़े लोन करवा के इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो वो मेरे को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो आप 5 साल डाउन द लाइन प्रेशर में ही हो कि मैं अपना लोन रीपेमेंट करता रहूं। एक एनिमल जो आपके घर पे प्रोड्यूस हो रहा है, आप लाओ 10 एनिमल, आपका 10 का बजट है, आप 10 लाओ, आप बाकी 90 के लिए लोन क्यों ले रहे हो? आप 10 एनिमल लाओ, 4-5 साल उस पर काम करो, 5 साल बाद वैसे ही वो 100+ आपके पास हो जाएंगे। तो एटलीस्ट आप प्रेशर में तो नहीं रहेंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट करना है तो जो जितना लगा सकते हो उतना ही लगाएं। जो आप पैसा लगा के आप सोचते हैं कि मैं इस पैसे को अगर 5 साल भी इस बिजनेस में लगा के रखूंगा, बाहर नहीं निकालूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उतना पैसा लगाएं। आप 200% सक्सेसफुल होंगे और 5 साल के बाद आप एक बहुत बड़ा बिजनेस अपना क्रिएट कर लेंगे। आपके महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हूं। छोटे लेवल से शुरू किया था, आज वो इंडिया लेवल पे रिनाउंड है, लोग नाम जानते होंगे। राइट राइट। महाराष्ट्र में बहुत ऐसे बोर का गोट फार्म बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी है, हमारे नॉर्थ में भी हैं ऐसे लोग जिन्होंने छोटे से स्टार्ट किया था और बहुत बड़ा कर लिया है। तो पेशेंस का गेम है, अगर आप पेशेंस से रखेंगे तो बहुत अच्छा इनकम है। ओके। अभी ये बीमार पड़ती है क्या, उसको क्या इलाज? सर बीमार में बेसिक बीमारी, अगर जुकाम खांसी की बात करें, बुखार की बात करें, ये बहुत बेसिक है। ये ह्यूमंस के साथ भी बेसिक है, डॉग्स के साथ भी है। ये तो वेदर के चेंज के साथ आएगा, तो इसको मैं बीमारी में नहीं काउंट करता हूँ। हाँ, ये सिक पड़ जाना थोड़े दिन के लिए नेचुरल है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जो होती हैं उसके लिए साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। साइंस ने वैक्सीनेशंस बहुत सारी निकाल दी हैं, तो आप उस शेड्यूल को समझें, उसको फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज है। अगर बकरियां मरती हैं मोस्टली, उसका रीजन मिसमैनेजमेंट है, जिसमें हम कहते हैं ब्लोटिंग हो गई, ज्यादा खिला दिया। तो अगर आप मैनेज्ड और काउंट करके खिलाते हो और आप खड़े रहते हो जब तक आपका जानवर खाना खा रहा है, तो आपको दिखता है कि कौन सा जानवर कम ज्यादा खा रहा है, तो हम उस हिसाब से उसको मैनेज कर सके। आपको दिख रहा है इस जानवर के सामने ज्यादा पड़ा है, आप हाथ से आगे कर देंगे। तो मिसमैनेजमेंट नहीं होगा तो ब्लोटिंग से जान नहीं जाएगी, एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारे पंजाब में उसको आफरा कह देते हैं इधर, तो उससे जान जाने का रीजन रहता है, वो नहीं जाएगी। और दूसरा जो रीजन रहता है वो डिलीवरी के टाइम पे मैंने देखा है कॉम्प्लिकेशंस कई बार आ जाती हैं, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप ऑयल कंटेंट वाला मटेरियल उसको खिलाने लगे या तेल दे दें उसको डायरेक्टली लास्ट के प्रेगनेंसी के 1-1.5 महीने में, तो वो ईजी हो जाता है थोड़ा। बाकी नेचर से तो हम नहीं फाइट कर सकते, लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उससे हम फाइट कर सकते हैं अगर हम उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल में रखते हैं। जैसे बकरियों में जो हम मेनली फॉलो करते हैं, PPR 3 साल में एक बार होता है, आज डोज दे दिया, 21 डेज बाद उसको बूस्टर दे दिया, 3 साल रिक्वायर्ड नहीं है। FMD ट्वाइस अ ईयर, ET ट्वाइस अ ईयर, शीप पॉक्स ट्वाइस अ ईयर, ये चीजें हम देते हैं। तो टचवुड हमें आज तक कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि हम कहें कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से हमें जूझना पड़ा पिछले 6 साल में। मेरा या मेरे किसी भी क्लाइंट का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। बेसिकली जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर ध्यान देने बिल्कुल देना चाहिए सर। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो एक बिजनेस को, तो बिजनेस के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसको खिलाने के लिए क्या क्या खिलाते हो? सर हम लोग हरा चारा तो मैं बहुत कम खिलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे खेत का अवेलेबल नहीं है, और मैं मार्केट से खरीद के हरा चारा नहीं खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट में हरा चारा होता है वो यूरिया से डेवलप होता है। तो मैं वो नहीं खिलाना चाहता हूँ। तो उसके जो हम ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हरी पत्ती आती है हमारे यहाँ पे, राजस्थान की फेमस है पूरे इंडिया में। हमारे यहाँ पे जो खेजड़ी का पेड़ है, राजस्थान का पेड़ है वो स्टेट का,
तो उसमें से पत्ती आती है, ड्राइड लीफ, वो हम खिलाते हैं हरे में। सूखे चारे में जैसे भूसा आपके यहाँ पे तूर दाल का होता है, हमारे यहाँ एक फसल है ग्वार, तो ग्वार का भूसा, चने का भूसा और मूंग दाल का भूसा एज पर दी वेदर, जब वो चेंज होता रहता है हम खिलाते हैं। ड्राई में हमारा वो फॉर्डर है। और कॉन्सेंट्रेटेड फीड में मैं कोई मार्केट से फीड नहीं खरीदता हूँ, मैं मक्की खिलाता हूँ, सोयाबीन की चूरी और चोकर, कणक का चोकर, और जो कॉटन की खल होती है, कॉटन का जो जब हम ऑयल निकालते हैं तो उसका वो जो पापड़ी बनती है उस खल को वो खिलाते हैं। और साथ में नमक, हल्दी, तेल, जो कॉटन की खल, नमक, हल्दी ये रात की फीड में चला जाता है। दिन में हम इसको मोस्टली जो है कार्बोहाइड्रेट खिला देते हैं, क्योंकि दिन में ये अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। तो कितना कितना खिलाते हैं उसको? मेच्योर एनिमल कॉन्सेंट्रेटेड फीड पर डे अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन वो प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर वो प्रेग्नेंट है तो 600 के अराउंड आ जाती है, नॉन प्रेग्नेंट है और ऑब्वियसली उनके वेट पे भी वेरी करता है, बट समवेयर अराउंड 500 ग्राम्स हम लेके चलें बड़े एनिमल के लिए। छोटे एनिमल के बॉडी वेट के हिसाब से कम कर देते हैं। और ड्राई फॉडर में 1 से 1.5 kg पर डे ड्राई फॉडर चला जाता है, और 100 ग्राम्स के अराउंड 100 to 200 ग्राम डिपेंडिंग ऑन दी बॉडी वेट हरी पत्ती चली जाती है। तुम्हारे फार्म से एनिमल जो है बकरी कहाँ कहाँ गए हैं मतलब आज तो? मोस्टली तो सर हमारे एनिमल्स पंजाब में, हमारे सराउंडिंग, क्योंकि हम राजस्थान में हैं बट ये बिल्कुल पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ से 5 किलोमीटर बाद पंजाब शुरू हो जाता है। तो पंजाब में हमारे काफ़ी सारे एनिमल्स गए हुए हैं। राजस्थान में हमारी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे एनिमल्स हमारे गए हुए हैं। उसके अलावा हरियाणा में भी एनिमल्स काफ़ी गए हैं, यूपी में भी गए हैं, इवन नेपाल तक भी एनिमल्स हमारे यहाँ से जा चुके हैं। ऑल्दो एक ही डिलीवरी आज तक नेपाल की है, लेकिन नेपाल में भी एनिमल्स हमारे यहाँ से गए हुए हैं। महाराष्ट्र भी एक बार हमारे यहाँ से लौट जा चुका है। बट मोस्टली हमारा बिजनेस जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हमारा सराउंडिंग एरिया, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स जो सराउंडिंग है। अब ये 100 बकरी है, उसके लिए कितना वर्कर रख लिया आपने? एक इंडिविजुअल पूरी 100 बकरियों को संभालता है, क्योंकि जब आप स्टॉल फीडिंग के एक पैटर्न में काम करते हो तो उसके पास साफ करने के लिए उतना ही एरिया, खिलाना बहुत ईजी है। आपने देखा हम फीड कर रहे थे, इतना टफ नहीं है। और दो छोटे बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। अगर वो छोटे बच्चों का भी बड़ा प्रॉपर बना हुआ हो जगह, वो बाहर नहीं निकल सकते, तो बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये शेड बनाने के लिए कितना खर्चा आया? शेड बनाने के लिए सर 5 years बैक मेरा कॉस्ट आया था लगभग 200 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, दीवार, छत, फ्लोर, सब कुछ मिला के 250 रुपी पर स्क्वायर फीट के अराउंड आया होगा। तो ये 2200 स्क्वायर फीट का है, तो 5 लाख के अराउंड मेरा खर्चा हुआ था उस टाइम पे। ओके, और अभी जो आप कुछ बढ़ाने वाले हो गया उसमें? अभी सर यहाँ तो नहीं बढ़ा पाएंगे, तो अभी हम एक बड़ी लैंड पे मूव करने का बहुत जल्दी प्लान है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिवाली तक हम वहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो अभी हम और एनिमल्स में भी जाने वाले हैं, बड़े एनिमल्स में, जैसे आपको बताया हॉर्स हमने लिया है, तो हम हॉर्स की ब्रीडिंग पे भी मन में है अभी। इसीलिए एक हॉर्स लिया कि हम देख लेंगे कि हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो अगर लगा तो हम वहाँ पे वो भी स्टार्ट करेंगे। साथ में हम जो हमारी देसी ब्रीड्स हैं काऊ की, जो जैसे साहिवाल, राठी, गीर, थार पारकर, उसमें से हम देखेंगे कि हमारे एरिया में कौन सी ज़्यादा अच्छी चल सकती है। जैसे साहिवाल तो हम 100% श्योर है हमारे एरिया में चलती है, और थार पारकर भी हमारे एरिया की है, तो उन पे भी वर्क करने का मन है पूरा। और डॉग्स में हम काम कर रहे हैं, अब डॉग्स की ब्रीड्स को बढ़ाएंगे। ये डॉग तो फिलहाल घर के डॉग्स थे, उन्हीं पे ब्रीड कर रहे हैं। अब ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से प्रोफेशनली उस पर भी काम करेंगे। तो 4-5 चीज़ों पे काम करेंगे। उससे क्या रहता है कि आपका बिजनेस हमेशा मूविंग रहता है। आज आपके डॉग सेल हो रहे हैं, कभी आपकी गोट सेल हो रही है, कभी काउ सेल हो रही है, कभी हॉर्सेस का चल रहा है, तो एक आपका एक मोशन चलता रहता है। मतलब आप कैश फ्लो हो तो कैश फ्लो मेंटेन करना जरूरी है। तो बस वही साइकिल चलना चाहिए। Exactly. तो अभी आप मुझे बताओ कि ये जो बिजनेस है, इसमें आपने स्टार्टिंग में आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, मतलब बहुत दिक्कतें आई होंगी जी, तो तभी लगता था आप इतना सक्सेसफुल हो जाओगे? सर सक्सेस तो देखो, सक्सेस के मेजरमेंट्स मुझे नहीं लगता, मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ, सक्सेस पे नहीं हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटे फार्म पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा नहीं। स्ट्रगल ये था कि जब एनिमल लेने जाते थे तो वहाँ चूज़ करने के लिए पहले समझ नहीं होती थी कि ये सही है कि नहीं। फिर थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता था, मराठी उतनी हमें, अब तो फिर भी कुछ कुछ समझ आने लगी है, पहले समझ नहीं आती थी बिल्कुल। तो एक अदर स्टेट में जाके एनिमल ढूंढना वो एक स्ट्रगल था। फिर वो हमारा लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है वहाँ से, वो एनिमल्स को वहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना, वो स्ट्रगल था। अदरवाइज बिजनेस में तो आप लर्न करते हो, स्ट्रगल मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा। सक्सेस अभी तक जो मिला है भगवान ने बहुत अच्छा किया है, प्रॉफिट्स रहे हैं, गेन्स रहे हैं, बढ़ते रहे हैं हमेशा। जहाँ फार्म पे हम बैठे हैं, ये फार्म आज से 6 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो ये एक 6 फुट और नीचे यहाँ से एक गहरा खड्डा ही था,
ओके। तो ग्रेजुअली गोट्स की इनकम से ही यहाँ पे पैसा लगता रहा और हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहुंचे हैं। तो कितना कमाते होंगे आप? सर वैसे तो कैलकुलेट ज़्यादा नहीं किया, ITR ज़्यादा अच्छे से बता देती हैं लोगों की कि हम कितना कमाते हैं, बट एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर लेते हैं, अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। अब आने वाले टाइम में कमाने का ऐसा रहता है कि बिजनेस ऐसी चीज़ है, आप जो पैसा कमाते हो वो फिर बिजनेस में डाल देते हो, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कमा के घर पे निकाल के ले जा रहा हूँ, मैं ग्रोथ स्टेज पे ही हूँ अभी, 5 साल और हम ग्रोइंग स्टेज पे ही रहना चाहेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। अभी ये जो बकरी आपके पास 100 है, तो आप आगे कितने तक लेके? मिनिमम 500 इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स ओके। मिनिमम, क्योंकि अब हम रिटेन करना शुरू करेंगे स्टॉक, अब सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अब बड़ी जगह आ गई है, तो जगह का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, तो आने वाले 2 से 3 साल में हम 500 पे पहुंच जाएंगे। अभी ये राजस्थान में आप गोट फार्म कर रहे हो, इसमें महाराष्ट्र का कितना हिस्सा मिला है आपको, मतलब कैसा लगा हमारा महाराष्ट्र? महाराष्ट्र सर बहुत बढ़िया है, मतलब अगर मैं ये फार्म की बात करूं तो ये फार्म महाराष्ट्र से ही बना है बेसिकली, क्योंकि ब्रीड में वहीं से लेके आया था। लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, मतलब बहुत उन्होंने हमारी टेक केयर भी करी, और जैसे मैंने आपको बताया मराठी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी तो मेरे साथ जाते थे, और ऐसा नहीं था कि मुझे चीट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छे लोग थे, जैसे एक तासगांव के पास में एक गांव है बामणी, बामणी में है राजेंद्र बाबू, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, अभी भी उनके फ़ोन आते रहते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं। हाँ जी, जैसे आपके शिरडी के पास में आपका एरिया एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, राहुल कामकर जी हैं, तो अहमदनगर में वो एक पर्टिकुलर उनके गांव का पातड़ी गांव, तो वो भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उनसे भी मेरी रेगुलर बात होती है, काफ़ी उन्होंने समझाया सिखाया, बोर पे उनका एक्सपीरियंस अच्छा था, तो अच्छे लोग हैं, ऑल इन ऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। बोर सिलेक्ट करते वक्त तो क्या केयर लेना चाहिए और उसका सलाह क्या देंगे? सर अभी मेरे को तो जो ब्रीड स्टैंडर्ड समझ आए हैं, ब्रीड स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट है बैरल साइज, लेंथ, शॉर्ट हाइटेड और अच्छा बोन डेंसिटी, चेस्ट खुला हुआ ना, तो वो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो धीरे धीरे समझ आते हैं। आपको 2-3 साल तो कम से कम लगते हैं, 2-3 साल में पहला स्टॉक आप गलत भी ले आते हो, कुछ सही भी ले आते हो, बट ग्रेजुअली आपको समझ आ जाता है। तो ब्रीड के स्टैंडर्ड्स मुझे लगता है पढ़ने से ज़्यादा ब्रीड्स के साथ रहने में समझ आते हैं, तो अब काफ़ी टाइम हो गया, तो अब काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हैं। ओके, तो लास्ट का क्या सलाह देंगे? सलाह यही है, बिजनेस में आइए, अच्छा बिजनेस है, लेकिन थोड़े पेशेंस रख के, जल्दी का बिजनेस नहीं है, इट्स नॉट अ मैजिक। आप सोचो कि आज मैं इन्वेस्ट करूंगा और कल से मेरा बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा, बिजनेस कल बड़ा बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम मांगेगा आपसे, टाइम दीजिए, एफर्ट डालिए, फॉर श्योर अच्छा बिजनेस बनेगा। तर शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये कळवून नक्की आम्हाला सांगा। सर जी आपने बहुत टाइम निकाल के हमें एनी टाइम सर, मैं महाराष्ट्र के लिए तो एक स्पेशल हमारे पास सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आप कभी भी आए, मोस्ट वेलकम सर। थँक्यू सर। तर शेतकरी मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये कळवा, आणि तुम्हाला जर शेळी पालन करायचं असेल तर कमेंटमध्ये सांगा की तुम्ही कुठल्या शेळीमध्ये जास्त काम करायला इच्छुक आहात, तर आपण बघूया कोण कोण कमेंट करते। धन्यवाद। थँक्यू सर।